हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से एक बार मिल रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग में। बीएड पार्ट 2 असेसमेंट फॉर लर्निंग कोर्स 9 और उसके यूनिट 7 से हम लोग देख रहे हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग में हम लोग जिस विषय के बारे में पिछले कुछ वीडियो से देख रहे हैं वो है मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन। और मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन में हम लोग परसेंटाइल के बारे में देख रहे थे। तो सबसे पहले मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगी। मेजर्स ऑफ रिलेटिव पोजीशन, ये रिलेटिव पोजीशन उस चीज के लिए जब सामने में एब्सोल्यूट पोजीशन हो और उस एब्सोल्यूट पोजीशन से उस रिलेटिव पोजीशन को कंपैरिजन किया जाए तो उस रिलेटिव पोजीशन के बारे में पता चलता है। जैसे कि अगर हम किसी भवन या किसी बिल्डिंग के हाइट या किसी पेड़ के हाइट या किसी ह्यूमन बीइंग के हाइट का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अगर उसमें 1 इंच, 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर जैसे लंबाई और लंबाई में अधिकता और कमी होने से ये मान सकते हैं कि कुछ मेजरमेंट में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई हो। लेकिन ये तब मान सकते हैं जब हम उस मेजरमेंट करने वाली चीज़ों को आमने सामने रख कर के मेजरमेंट कर रहे हों। इसी चीज़ को रिलेटिव पोजीशन कहा जा रहा है जब हम उसके सामने किसी एब्सोल्यूट पोजीशन को देख रहे हैं। जैसे कि अगर बिल्डिंग की माप को देख रहे हैं तो 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर की लंबाई में आगे पीछे को देख सकते हैं तब जब उसके एब्सोल्यूट पोजीशन बिल्डिंग है और उसके रिलेटिव पोजीशन में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की अधिकता और कमी हो गई हो। इस बात को रिलेटिव पोजीशन में करके देख सकते हैं। अगर हम इसी चीज को एक ह्यूमन बीइंग के मेजरमेंट में कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के क्वालिटी के मेजरमेंट में कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग के जब क्वालिटी में मेजरमेंट करेंगे तो ये देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ह्यूमन बीइंग का जो मेजरमेंट हो रहा है वो किस आधार पे हो रहा है। अगर हम उस ह्यूमन बीइंग के क्वालिटी या नेचर के मेजरमेंट में कर रहे हैं तो हम इस बात को उसके एब्सोल्यूट पोजीशन में, एब्सोल्यूट क्वालिटी में देखेंगे जिस सोसाइटी में वो कैंडिडेट रह रहा हो। जिस सोसाइटी में वो कैंडिडेट रह रहा है और उस सोसाइटी के क्वालिटी से हम उस कैंडिडेट के नेचर को मेज़र करेंगे तो हम यहाँ पे जान पाएंगे कि उस कैंडिडेट का, जिस कैंडिडेट के बारे में हम जान रहे हैं या देख रहे हैं, उस कैंडिडेट का क्वालिटी, कैरेक्टर, नेचर वो उस सोसाइटी से बिलोंग करता हुआ है या नहीं, तभी हम बता पाएंगे कि वो किस सोसाइटी से बिलोंग कर रहा है और किस सोसाइटी से बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ इस बात को बताने के लिए, उसकी सोसाइटी के बारे में जानकारी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, जिससे कि हम ये जान पाएंगे कि वो किस प्रकार से उस सोसाइटी में रह रहा है और उसका नेचर उस सोसाइटी के अनुसार से कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। ये सब हम देख करके जान पाएंगे और हम बहुत ही आराम से उसको बता पाएंगे। कह सकते हैं कि यहाँ पे भी हम उसके एब्सोल्यूट पोजीशन से उसके रिलेटिव पोजीशन को मेज़र करके ही हम उसको बता पाएंगे। या फिर कह सकते हैं कि उस कैंडिडेट के स्टैंडर्ड पोजीशन को देखते हुए हम उसके रिलेटिव पोजीशन को देख के बता पाएंगे। जैसे कि अगर मान लिया जाए एक बच्चा जो है वो किस हाइट का है, अगर
इस हाइट को देखने के लिए अगर हम कंपैरिजन करने के लिए एक ग्रुप में उसको डाल दें और उस ग्रुप में डालने के बाद उसके एवरेज हाइट को उसके एज के अनुसार से मेज़र करेंगे, तो हम देखेंगे कि वो किस पोजीशन में है, किस रिलेटिव पोजीशन में है, और उसके अनुसार से हम उसके बारे में बता पाएंगे कि अभी जो उसका हाइट है वो कितने पोजीशन तक है, या कह सकते हैं कि उस पोजीशन को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा रहा है या किस तरह से बताया जा रहा है। अगर हम उसको इस प्रकार से देखें कि अगर एक स्टूडेंट जो है जब किसी ग्रुप में है, मान लिया जाए कि उस ग्रुप में सारे बच्चे लंबे हाइट के हैं और उसमें वो बच्चा जो है उन सभी लंबे हाइट से छोटे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा जो है उन बच्चों से थोड़ा सा छोटा है। ये कह सकते हैं कि उन लंबे हाइट वाले बच्चे से उसके रिलेटिव पोजीशन को जब हम मेज़र कर रहे हैं तो वो उस बच्चे का हाइट जो है वो कम है। अगर उस बच्चे का हाइट ऐसे ग्रुप में डाल दिया जाए उस बच्चे को जिनमें बाकी बच्चों की हाइट कम है और केवल एक बच्चे का हाइट अधिक है, तो उसके एब्सोल्यूट पोजीशन से, उस ग्रुप के एब्सोल्यूट पोजीशन से उस एक बच्चे के रिलेटिव पोजीशन को हम इस तरह से मेज़र करके बताएंगे कि उस बच्चे की हाइट उस ग्रुप से अधिक है। तो इस तरह से हम उसके रिलेटिव पोजीशन को बता पाएंगे। तो यहाँ पे इस मेज़रमेंट ऑफ रिलेटिव पोजीशन में इसी तरह से जब हम किसी भी वस्तु का, किसी ह्यूमन बीइंग का या किसी ग्रुप का में से किसी एक या 2 या 10 कैंडिडेट का पोजीशन या रिलेटिव पोजीशन निकाल रहे हैं, तो हमें उस वस्तु का स्टैंडर्ड पोजीशन या एब्सोल्यूट पोजीशन का पता हो, तभी हम उसके रिलेटिव पोजीशन को निकाल पाएंगे या बता पाएंगे। अगर हम इसको दूसरे उदाहरण में भी देख सकते हैं, अगर किसी कंपटीशन में, चाहे वो किसी भी तरह का कंपटीशन हो, बौद्धिक क्षमता का कंपटीशन हो, सुंदरता का कंपटीशन हो, या फिर किसी और भी बातों का कंपटीशन हो, अगर उसमें कोई कैंडिडेट किसी कंपटीशन में फर्स्ट रैंक पाता है, मान लिया जाए बौद्धिक क्षमता में फर्स्ट रैंक पाता है, तो हम कह सकते हैं कि उसकी बौद्धिक क्षमता अन्य कैंडिडेट से सबसे अधिक तेज थी या फर्स्ट पोजीशन में थी। अगर मान लिया जाए अगर 10 कैंडिडेट है और 10 कैंडिडेट में 10 कैंडिडेट को पोजीशन में रखा जाए और कोई थर्ड पोजीशन लेके आए, तो ये कह सकते हैं कि जो बौद्धिक क्षमता में उस कैंडिडेट ने थर्ड पोजीशन लेके आया है, मतलब पहला दूसरा नहीं तीसरा पोजीशन लेके आया है। लेकिन बहुत सारे क्वालिटी में हम इसे अच्छा नहीं मान सकते हैं। जैसे कि बौद्धिक क्षमता में अगर कोई थर्ड पोजीशन लेके आया, कोई फर्स्ट पोजीशन लेके आया, कोई सेकंड पोजीशन लेके आया, तो इसको हम अच्छा मानेंगे। इवन ये भी कि अगर कोई हाफ पोजीशन या 50 पोजीशन, 100 में 50 पोजीशन लेके आया है, तो हम ये मानेंगे कि वो बहुत अच्छा पोजीशन लेके आया है, औसत पोजीशन लेके आया है। लेकिन बहुत सारे गुणों में जो कि उसके गुण से रिलेटिव नहीं हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि उसके गुण से मैच नहीं खा रहा है, तो उसमें उसे अच्छा नहीं मानेंगे। मान लिया जाए कि जेल में बंद 100 कैदी हैं और 1 साल के उपरांत कैदियों के 1 साल कैद में रहने के उपरांत अगर माना जाए कि कौन सा कैदी अच्छा है और कौन सा कैदी बुरा है, तो उन ग्रुप में से 96th पोजीशन पाने वाला कैदी से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणों में थोड़ी सी बदलाव हो गई है। तो इस बात को लेकर के यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन को देखा जाता है।
तो रिलेटिव पोजीशन को देखने के लिए सबसे अच्छा और सुविधाजनक है परसेंटाइल या प्रतिशतांक, जिसको कि शतांशीय मान भी कहते हैं। शतांशीय मान जब किसी फ्रीक्वेंसी के डिस्ट्रीब्यूशन में किसी एक निश्चित स्कोर को जब वो डाटा इंडिकेट करता है तो उसको शतांशीय मान कहते हैं। शतांशीय मान को अगर हम देखें तो इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। शतांशीय मान अगर किसी स्कोर श्रेणी में या स्कोर सीरीज में अगर हमारे पास जो डाटा है वो 100 डाटा हमारे पास है, 100 नंबर है, टोटल 1 2 से 100 तक 100 आंकड़े हमारे पास है, और हम इन 100 को बराबर भागों में बांटेंगे तो हम उसमें से 99 स्टेप्स ऐसे होंगे जिसको कि हम शतांशीय मान या परसेंटाइल में बांट सकते हैं। और ये इसको हम लोग शतांशीय मान में प्रकट करना या डिफाइन करना कह सकते हैं। ये हर उस वैल्यू को इंडिकेट करेगा जो उस स्कोर में या उस समूह में शतांशीय मान में, या फिर कह सकते हैं कि हर पॉइंट या हर पद कितने प्रतिशत में है, इस बात को प्रकट करेगा। जैसे कि अगर हम एक समूह में प्राप्तांक को 100 बराबर भागों में बांट दिए हैं तो उसका शतांशीय मान या परसेंटाइल या प्रतिशतांक को हम P1 परसेंटाइल 1, P2, P3 इस तरह से P90 तक 99 तक इसको इक्वल भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकेंगे। इस प्रकार से हम इसको स्पष्ट रूप में ये कह सकते हैं कि ये किस प्रकार से हर अपने स्टेप्स को किस तरह से इंडिकेट कर रहा है। मान लिया जाए P6 का कोई पोजीशन है तो हम उसको आराम से ये कह सकते हैं कि ये जो समूह है उसका मान 6% या 6% स्कोर है। तो ये उस मान के नीचे का या फिर उस पोजीशन के नीचे का प्राप्तांक निश्चित कर रहा है। तो इस तरह से शतांशीय मान को इंडिकेट किया जा सकता है। शतांशीय मान को जब हम इंडिकेट कर रहे हैं तो उसके पोजीशन को जब हम सूचित कर रहे हैं या पोजीशन को हम डिफाइन कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से डिफाइन कर रहे हैं, ये उसके पोजीशन को या उसके परसेंटाइल स्टेज को देख करके हम उसके परसेंटाइल स्टेटस को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम परसेंटाइल को हम अलग अलग तरीकों से या कह सकते हैं कि हम उसको एक सुविधाजनक तरीकों से उसको डिफाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से उसको बता सकते हैं। अगर हम परसेंटाइल को कैलकुलेट करना चाहें तो उसको 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक है शतांशीय मान, जिसको कि परसेंटाइल पॉइंट भी कह सकते हैं, प्रतिशतांक बिंदु जिसको कहते हैं, और दूसरा है परसेंटाइल रेंज या शतांशीय रैंक। इस तरह से 2 तरीकों से हम परसेंटाइल को डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हम लोग परसेंटाइल मान या परसेंटाइल शतांशीय मान या परसेंटाइल पॉइंट को देखेंगे। तो ये किस प्रकार से सॉल्व होता है इसको हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे शतांशीय मान को कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल। यहाँ पे ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये अव्यवस्थित आंकड़ों से शतांशीय मान को ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल फ्रॉम अनग्रुप डाटा। हमारे पास जब डाटा
अनग्रुप्ड रहेगा, ग्रुप्ड नहीं रहेगा, रॉ डाटा रहेगा, तब हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। पी एन बहुत जगह पी भी लिखा रहता है, परसेंटाइल पॉइंट, या पी एन = ब्रैकेट के अंदर n, छोटा वाला ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट बंद बाय 100 ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, फोर्थ स्क्वायर। यहाँ पे पी एन या पी का जो वैल्यू है वो है वह परसेंटाइल जिसकी गणना करनी है, और n यहाँ जो है n शतांशीय मान का, जिस संख्या का शतांशीय मान कैलकुलेट करना है यहाँ ये है, और ये n है प्राप्तांकों की कुल संख्या, जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स रहेंगे उसकी कुल संख्या। तो इसको हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर P10 निकालना है, परसेंटाइल जिसका 10th पोजीशन का परसेंटाइल निकालना है, तो हम उस फॉर्मूला में डालेंगे P10 = 10 n+1/100 फोर्थ स्कोर। उसी के तरह 25 का जो हम लोग निकालेंगे उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो है P25 = 25 n+1/100 स्कोर। अगर P50 निकालना है तो उसके लिए जो फॉर्मूला रहेगा P50 = 50 n+1/100 स्कोर। उसी तरह से अगर P75 निकालना है तो P75 के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो P75 n+1/100 स्कोर। उसी तरह से P90 का अगर हमें निकालना है तो P90 = 90 n+1/100 स्कोर। अब एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो ये जो है, ये अव्यवस्थित आंकड़े का एक हमारे पास है, एक उदाहरण है। निम्न अव्यवस्थित आंकड़े का P25, P50 एवं P75 ज्ञात कीजिए। हमारे पास स्कोर भी है 10, 11, 13, 16, 18, 20, 24, 26, 30, 32। यहाँ पे n अगर हम काउंट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्कोर काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम इसको वो फार्मूला में पुट करेंगे। P25 सबसे पहले निकालना है। P25 = 25 10+1/100। हमारे पास जो आंसर आएगा 11/4 = 2.75 फिफ्थ प्राप्तांक। अगर हम 11/4 को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप 25 10+1/100, इसको जब हम 25 × 10+1 जो है 25 × 11/100 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11/4। और जब हम इसको काटेंगे या फिर इसको सॉल्व करेंगे और भी छोटे भाग में,
तो हमारे पास जो आंसर आएगा 2.75। इसको जब हम देखेंगे तो हमारे पास ये एक सिंबल इंडिकेट कर रहा है। ये जो सिंबल इंडिकेट कर रहा है ये वाला है 2.75वां भाग। जो 75 है, अगर हम इसको 100 में से देखेंगे पोजीशन, तो हमारा पोजीशन कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा भाग, दूसरा प्राप्तांक प्लस यहाँ जो 75वां भाग है 3/4। 100 का 75वां भाग अगर आप देखेंगे तो हमारा पोजीशन आएगा 3/4। और जब हम काटेंगे, ये 3 का पोजीशन है, 3 से 3 - 2 सेकेंड स्कोर, थर्ड स्कोर माइनस सेकेंड स्कोर। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए सेकेंडवा प्राप्तांक यहाँ 11वां पोजीशन में सेकेंडवा प्राप्तांक आता है। सेकेंड स्कोर हमारा 11 है प्लस 3/4 थर्ड स्कोर 13 माइनस सेकेंड स्कोर 11। यहाँ पे 11 प्लस 3/4 इंटू 2, 13 में से 11 घटाएंगे तो 2। हमारे पास सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 11 प्लस 1.5। जब हम 3/4 गुना 2 को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5। इसीलिए जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12.5। तो इसलिए P25 का आंसर होगा 12.5। अब हम लोग P50 को सॉल्व करेंगे। 50 n+1/100 100th स्कोर 50 गुना 10 प्लस 1/100 ब्रैकेट के अंदर है, इसीलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप 50 गुना 11/100 100th स्कोर 100वां प्राप्तांक 11/2वां स्कोर। हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 50 से 100 को 50 से भाग करेंगे तो 11/50। 50 में से यहाँ जब कट करेंगे या सॉल्व करेंगे तो 50 गुना 2 से हम इस 50 को पूरी तरह से कट कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 11/2 आएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 5.5 स्कोर आएगा। 5.5 स्कोर आएगा। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे देखेंगे तो 5th स्कोर, ये जो अगर हम इसके आगे 5 के पीछे में अगर एक 0 लगा दे तो कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा, तो ये 50 पोजीशन कहलाएगा। 100वां का 50th पोजीशन कहलाएगा। तो इसलिए 1/2 यहाँ पे 5वां है तो उसके ऊपर का 6th स्कोर -1 स्कोर। इससे पहले भी आप देखे होंगे कि वो किस तरह से सॉल्व हुआ है। वहाँ पे हम देखे थे कि तीसरा स्कोर था, तीसरा स्कोर से माइनस सेकेंड स्कोर, 6th स्कोर से माइनस 5th स्कोर। अब हम लोग लिए हैं 5th स्कोर। हमारे पास जो है सॉल्यूशन में हमारे पास जो नंबर है उसमें हमारे पास जो नंबर है 5th स्कोर 1 2 3 4 5th स्कोर 18, 6th स्कोर 20। तो हमारा पोजीशन जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो इस प्रकार से होगा। पोजीशन जब हम पुट करेंगे तो 18 प्लस 1/2
20 माइनस 18। जब हम सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से होगा 18 प्लस 1/2 गुना 2। 20 में से 18 को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2। 2 से 2 को कट करेंगे तो हमारा 1 बचा रह जाएगा। 18 प्लस 1, 18 प्लस 1, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 19 होगा। इसलिए P50 बराबर 19 हमारा आंसर होगा। अब हम लोग निकालेंगे P75। P75 75n + 1 बाय 100th स्कोर। 75 10 + 1 बाय 100 स्कोर। 10 + 1 11/4। 3 गुना 11/4 स्कोर। 3 गुना 11 33/4 स्कोर। तो हमारा आंसर जब हम 4 को 33 से 33 और 4 को कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.25। यहाँ भी इस पोजीशन को अगर हम 100 के स्कोर में देखेंगे तो 100 के स्कोर में ये इस तरह का पोजीशन लेगा। 8th स्कोर प्लस 1/4 25% या 25 जो हमारे पास आएगा वो 1/4 का सिचुएशन कहलाएगा। 1/4 9th स्कोर माइनस 8th। यहाँ 8th स्कोर है तो उससे एक हायर लिए हैं, -1 लोअर लिए हैं। इसका वैल्यू जब हम उस स्कोर से देखेंगे तो वो इस प्रकार से है। यहाँ पे हमारे पास जो 8th पोजीशन में है 1 2 3 4 5 6 7 8 26 और 9th पोजीशन में जो है वो 30 है। तो हम इन दोनों वैल्यू को उसमें पुट करेंगे। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो इस तरह से होगा 26 प्लस 1/4 30 माइनस 26। 26 प्लस 1/4 इंटू 4। 30 में से 26 जब घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। 26 तब नेक्स्ट स्टेप में होगा 26 प्लस 1। 1 इसलिए होगा कि 4 और 4 कट हो जाएंगे, हमारे पास लैप्स एक ही बचा रहेगा। तो 26 प्लस 1, तो हमारे पास इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 27। तो इस तरह से हमारा P75 27 हो जाएगा। तो हम लोग अनग्रुप्ड डाटा में इस प्रकार से हम P का पोजीशन या P का शतांशीय मान इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे शतांशीय मान जब ग्रुप्ड डाटा में निकालेंगे तो वो किस प्रकार से निकाला जाएगा। शतांशीय मान ज्ञात करना, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल पॉइंट। प्रतिशतांक मान ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो PN भी लिख सकते हैं, PP भी लिख सकते हैं, = L + PN - FB / FA इंटू क्लास इंटरवल। तो ये किस तरह से पोजीशन लेता है, ये इसका अर्थ क्या है, ये इस प्रकार से है। यहाँ जो PP या PN जो लिखा हुआ है, PN = ज्ञात किया जाने वाला शतांशीय मान या परसेंटाइल पॉइंट। L उस क्लास इंटरवल का लोवेस्ट सीमा या निम्नतम सीमा जिसमें शतांशीय मान है। PN = कुल आवृत्तियों का प्रतिशत भाग जो अपेक्षित है, -FB वो सभी वर्ग आवृत्तियों का योग, वो उन सभी वर्गों की आवृत्तियों का योग जो शतांशीय मान वाले वर्ग के नीचे है या परसेंटाइल पॉइंट वाले क्लास इंटरवल के नीचे है।
या फिर छोटे में स्थित है। FA उस क्लास इंटरवल के आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी जिसमें शतांशीय मान या परसेंटाइल पॉइंट है, और ये CI इक्वल टू क्लास इंटरवल या फिर कह सकते हैं कि वर्गांतरण की सीमा। तो यहाँ एक ग्रुप्ड डाटा में इस फॉर्मूला को कैसे पुट करके इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं शतांशीय मान निकालने के लिए एक ग्रुप डाटा में, इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे। जो उदाहरण है, कैलकुलेशन P25, P40 एंड P60 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। निम्नलिखित आंकड़े से P25, P40 और P60 की गणना करें। तो हमारे पास ये सीरीज़ है, सीरीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लास इंटरवल हमारे सामने जो है वो है 75 से 79, 70 से 74, 75 से 65 से 69, 60 से 64, 55 से 59, 50 से 54, 45 से 49, 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 75 से 79 तक हम काउंट करेंगे तो इसके बीच जो क्लास इंटरवल के बीच संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का ये क्लास इंटरवल चलता आ रहा है। इसके साथ जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 75 से 79 के लिए 3, 70 से 74 के लिए 5, 65 से 69 के लिए 4, 60 से 64 के लिए 6, 55 से 59 के लिए 7, 50 से 54 के लिए 9, फिर 45 से 49 के लिए 6, 40 से 44 के लिए 5, 35 से 39 के लिए 3, 30 से 34 के लिए 2। हम जब इस फ्रीक्वेंसी को टोटल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 50 है। हमारे पास जो एग्ज़ाम में हमारे पास जो डाटा हमें मिलेंगे वो क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तक ही रहेगा। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं CF या फिर कह सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये नहीं रहेगा। इसको हमें ये जब डाटा के बाद इसे हमें बनाना पड़ेगा। ये किस प्रकार से हम बनाएंगे इसको देखेंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर में या बढ़ते हुए क्रम में हम इस फ्रीक्वेंसी को जोड़ते गए हैं। किस प्रकार से जोड़े हैं ये देखेंगे। 2, यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 लिखे हैं। 2 + 3 5, 3 + 5 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 9 25, 25 + 7 32, 32 + 6 38, 38 + 4 42, 42 + 5 47, 47 + 3 50। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। 2 और 3 को जब जोड़े हैं तो 5 हुआ है। 2 यहाँ पे हम सीधे 2 लिखे, 2 और 3 को जोड़े हैं तो 5। यहाँ 5 से इस वाले 5 को जब जोड़ेंगे तो 10, और 10 में से इधर वाले 6 को जोड़ेंगे तो 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25। तो हमारे इस रो में इसी तरह से बचते आएगा 25, 25 में 7 जोड़ेंगे तो 32, 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38, 38 में 4 जोड़ेंगे तो 42, 42 में 5 जोड़ के और फिर 47, 47 में 3 जोड़ करके फिर 50। यहाँ जो हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है और यहाँ लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब हम जो हमारे पास परसेंटाइल पॉइंट का जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें ये बैठा देंगे। इसको किस तरह से पुट करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। हम सबसे पहले P25 को निकालेंगे तो हम पहले फॉर्मूला पुट कर देंगे।
पी या पी एन इक्वल टू एल प्लस पी एन माइनस एफ बी बाई ए इंटू क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट जो है हमारा, लोअर लिमिट 25 का जो लोअर लिमिट है हमारा, लोअर लिमिट 25 का जो है हमारे पास यहाँ 25 आया है। 25 का जो लोअर लिमिट है वो है 44.5। यहाँ 45 से 49 को प्लस करके डिवाइड करेंगे। यहाँ जो अगर 25 हम देख रहे हैं, 45 और 44 को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 44.5 पी एन 12.5 माइनस 10/6 गुना 5। 5 क्लास इंटरवल 5 है, एफ ए 6 है, 6th लोवेस्ट पोजीशन क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी के नीचे जो 6 है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम जो जोड़े हैं ये 6 है। 6 यहाँ पी एन किस तरह से आया है इसको हम लोग एक बार समझ लेंगे। पी एन जब 25 के लिए निकाले हैं तो 25/100 इंटू 50 जब हमारे पास आया है तो 25/2 जब हम इसको काटेंगे तो, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12.5 हमारा आंसर आएगा। तो ये 12.5 ही इसका जगह लिया हुआ है। यहाँ पे पी एन के लिए जो हम डाले हैं, पी एन प्रतिशत भाग जो अपेक्षित है टोटल क्लास फ्रीक्वेंसी का, टोटल फ्रीक्वेंसी का प्रतिशत भाग जो यहाँ पे है, हम उस तरह से प्रतिशत भाग निकाले 12.5। तो इसको पुट किए हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 44.5 प्लस 12.5 माइनस 10/6 इंटू 5। 44.5 प्लस 2.5/6 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.5/6 इंटू 5। 44.5 प्लस 12.5/6 जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास आएगा 2.08। जब हम 44.5 प्लस 2.08 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 46.58। तो P25 का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा वो 46.58 हो जाएगा। उसी तरह से P40 भी हम लोग निकाल लेंगे। P40 इक्वल टू जो हमारा फार्मूला है उसमें हम पुट करेंगे तो 49.5 प्लस 20 माइनस 16/9 इंटू 5। यहाँ वैल्यू आप देखिएगा 20 किस तरह से आता है। पी एन में हम जब 20 वैल्यू पुट किए हैं माइनस 16 लोअर लिमिट 40 के नीचे वाला जो है वो 16 है बाई एन। एफ ए का वैल्यू यहाँ 9 हो गया है गुना 5, जो हम यहाँ हमारे जो डाटा है उसमें हम देख सकते हैं। यहाँ 20 उसी तरह से आया है। जब हम 40 का परसेंटेज निकालेंगे 40/100 इंटू 50, तो हम यहाँ पे जब परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो 20 आएगा। तो हमने इसको किस तरह से सॉल्व किया? 49.5 प्लस
20 माइनस 16 20 माइनस 16 बाय 9 इंटू 5 जब सॉल्व किया है तो यहाँ पे 20 से माइनस 16 करेंगे तो 4 गुना 5 जब हम इसको करेंगे तो 20/9 हमारा जो यहाँ आएगा वैल्यू उसको हम पुट करेंगे 20/9। और नेक्स्ट स्टेप में होगा 49.5 प्लस 2.22। थर्ड स्टेप में जो आएगा हमारे पास इसको कैलकुलेट करके या टोटल करके जिसको हम कर सकते हैं 51.72। इसलिए हमारा P40 का जो वैल्यू होगा वो 51.72 ये हमारा P40 का वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग P60 सॉल्व करेंगे। P60 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे जो लोअर लिमिट है 54.5 प्लस 30 PN इक्वल टू 30 कैसे होगा 60/100 इंटू 50 जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आंसर आएगा 30। तो PN इक्वल टू 30 माइनस 25 FB इक्वल टू 25 जो हमारे डाटा में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखा हुआ है लोअर लिमिट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय 7 जो हमारा फ्रीक्वेंसी लोअर है वो 7 है और क्लास इंटरवल 5। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 54.5 प्लस 30 माइनस 25 आंसर होगा हमारे पास 5/7 इंटू 5। जब 5 इंटू 5 यहाँ जो 5 है 30 माइनस 5 25 में 5 जो लेफ्ट हुआ है बचा है उस 5 से 5 को गुना करेंगे तो 25/7 जो हमारा आंसर आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3.57 आएगा। तो हमारा थर्ड स्टेप में होगा 54.5 प्लस 3.57 और हम जब इसको जोड़ देंगे कैलकुलेट करेंगे टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 58.07। इसलिए P60 जो हो जाएगा 58.07 ये हमारा आंसर होगा। तो P25 क्या होगा 46.58, P40 51.72, P60 58.07। तो इस तरह से हम ग्रुप डाटा में हम परसेंटाइल पॉइंट या शतांशीय मान निकाल सकते हैं। तो अभी जब हम लोग देख रहे थे कि ग्रुप डाटा में किस प्रकार से हम लोग शतांशीय मान या परसेंटाइल पॉइंट निकालेंगे तो इसको बहुत सारे स्टेप्स में हम लोगों ने इस समस्या को या इस एग्जाम्पल को सॉल्व किया। तो ये एग्जाम्पल किस किस स्टेप में चला है इसको हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहला जो है जो फ्रीक्वेंसी था उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी आवृत्तियों में बदलना है। दूसरा बात यह है कि ये देखना है कि जो भी हमारे पास स्कोर दिया गया है P50, P25 और P60 जो हम लोग देख रहे ये किस क्लास इंटरवल में पढ़ रहा है या किस क्लास इंटरवल में स्थित है। तीसरा वो स्कोर या प्राप्तांक जिस वर्ग में स्थित है उसके नीचे के सभी वर्गों की आवृत्तियों का योग ज्ञात करना जिसको कि हम लोग यहाँ FB कहे हैं या कहलाया है। चौथा जो भी प्राप्तांक है जिस वर्ग में है उसकी निम्न सीमा को ज्ञात करना। और पांचवा उन सभी मानों को जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें पुट करके हम शतांशीय मान को निकालेंगे। यहाँ पे जो शतांशीय मान निकाले हैं उसमें जो भी प्राप्तांक या स्कोर को ज्ञात किया गया है निकाले हैं उसके नीचे में जिसके नीचे में प्रतिशतांक या जिसके नीचे प्रतिशत है
जैसे कि हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो 46.58 है, 46.58 है। उसके लिए उसके नीचे 25% छात्र हैं। अगर हम माने तो जिसके नीचे 25% छात्र है, जो हमारा आंकड़े के अनुसार से, तो यहाँ पे शतांशीय जो संख्या है उसके विपरीत है। इसमें से बहुत बार कोई प्राप्तांक दिया गया होता है जिसका संख्या ज्ञात करना होता है, और उसके नीचे कितने बाद बाकी हैं वो ज्ञात किया होना चाहिए ज्ञात करना होता है। सॉरी, उपरोक्त जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें अगर 58 स्कोर है तो उसके नीचे हम मान सकते हैं कि उसके नीचे 60% छात्र हैं। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि उपरोक्त में 60 कैंडिडेट हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों ने ग्रुप्ड डाटा में हम लोगों ने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया इतने श्रेणी से। तो आज हम लोगों ने शतांशीय मान में दो तरह के समस्या को हल करना सीखा। वो है एक ग्रुप डाटा में और दूसरा है अनग्रुप डाटा में, जिसका फ़ायदा हमें क्लासरूम में एक टीचर के रूप में हमें बहुत ही मिलेगा। ये इसलिए इस तरह से मिलेगा कि किस प्रकार से हम क्लासरूम में किसी भी स्टूडेंट का परसेंटाइल रैंक को निकाल सकते हैं, परसेंटाइल मान को, परसेंटाइल पॉइंट को निकाल सकते हैं। चाहे वो हमारे पास एक ग्रुप में हमारे पास आंकड़े हो, चाहे अनग्रुप में आंकड़े हो। इससे हम अपने क्लास में हर स्टूडेंट के पोजीशन को देख करके बता सकते हैं कि वो कितना आगे है और कितना पीछे है। इससे तीनों को फ़ायदा होगा, टीचर को, साथ ही साथ माता पिता को और स्कूल को, तीनों को फ़ायदा होगा। और इससे सभी अपनी अपनी प्रगति को जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।